हेलो बच्चों। आज जो है वो मैथ्स 2 का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए ये जो है सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इस चैप्टर का, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे सीईटी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, सारे टॉपिक को ध्यान से समझना, और बहुत इजी चैप्टर भी है ये। ठीक है, तो सारे टॉपिक को एक एक करके समझते हैं कि किन टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है क्या है वो टेंजेंट एंड द नॉर्मल। आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कर्व दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है डेरिवेटिव एज रेट चेंज। तो रेट चेंज को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, देखेंगे किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का रेट चेंज दिया रहेगा, उससे रिलेटेड दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का रेट चेंज पूछता है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, एक फॉर्मूला सारे सवाल हो जाते हैं। 2 मार्क के लिए अगर आएगा तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए आएगा। नेक्स्ट है रोल्स और एलएमवीटी, इसके भी बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं। ठीक है, और दोनों थ्योरम को ध्यान से समझेंगे हम लोग, उसकी कंडीशंस को समझेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। अब ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर सवाल कन्फर्म आने वाला है। अगर मैं सीटी की बात करूँ यहाँ पे, तो सीटी में अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन दोनों के एक एक क्वेश्चन तो कंफर्म समझ के चलिए। बाकी ये जो 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक में एक सवाल आए, 3 टॉपिक में से सवाल आएंगे। ठीक है, तो हर टॉपिक में से अप्रोक्सीमेशन एक सवाल तो बन ही रहे हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो ये दोनों टॉपिक से आपको 3 या 4 मार्क के सवाल आ जाते हैं, और बाकी इन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी आ गया तो 7-8 मार्क्स तो ऐसे ही आपके मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत इजी सवाल आते हैं इस चैप्टर से, बहुत इजी सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। एक एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एक फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन पे एक पॉइंट दिया रहेगा। अब बोलेगा इस पॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास पॉइंट तो है, मगर आपको और एक पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा ताकि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल जो भी है वो निकाल सकिए। ठीक है, तो मैं दूसरा पैरामीटर जो निकालता हूँ वो स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्लोप जो है वो हम dy/dx से निकाल सकते हैं। अगर मैंने फंक्शन को डेरिवेट किया और उसमें जो पॉइंट है x1 y1 सेटिस्फाई कर दिया, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है उस गिवन पॉइंट पे। सिंपल सी बात है, स्लोप मिल गया टेंजेंट का। अब अगली बार मैं ढूंढने जाऊंगा नॉर्मल का स्लोप, क्योंकि मुझे पता है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और आपने अगर स्ट्रेट लाइन थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो अगर मुझे दूसरे लाइन का स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? -1 अपॉन पहले वाले लाइन का स्लोप। तो मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसे में नॉर्मल का स्लोप निकालूंगा। ठीक है सर, स्लोप तो निकाल लिया, अब मुझे इक्वेशन निकालना सिखा दीजिए। तो अब ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल नहीं है, अब ये स्ट्रेट लाइन का सवाल हो गया, क्योंकि आपके पास पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। अब आप इक्वेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y-y1 इक्वल्स टू mx-x1। इसमें मैं पॉइंट और स्लोप को अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जिसमें जैसे मैंने स्लोप टेंजेंट का पुट किया और पॉइंट ये वाला पुट किया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ऐसे अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट कर दूं m की जगह और पॉइंट को सेटिस्फाई, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। मतलब इस स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन में मैं जैसे जैसे स्लोप पुट करूंगा और पॉइंट पुट करूंगा, मुझे रिस्पेक्टिवली इक्वेशंस मिलते जाएगी। ठीक है, मतलब ये 3 चीज़ों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक सवाल भी लेकर आ जाते हैं और देखते सॉल्व करिए कि इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट गिवन पॉइंट ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन जो है वो नहीं दी गई है। एक मिनट, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इक्वेशन के लिए, नहीं तो इक्वेशन और पॉइंट जो है ना वो देना चाहिए था। चलिए हम एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं गूगल से।
ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल्स टू 0, और इस पे एक पॉइंट दिया है 2,4। इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का स्लोप ऑफ और नॉर्मल दोनों ही निकालना है। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन का सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स से। तो चलिए डिफरेंशिएशन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, चलिए इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं हम लोग क्या आने वाला है। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूँ इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो मैं -9x को u ले लेता हूँ और y को मैं v ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा बताओ, -9x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इस बार y एज इट इज, -9 का डेरिवेटिव, -9x का -9। चलिए अब इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। तो क्या कॉमन आ रहा है बताइए, dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो इधर से मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, 3y स्क्वायर माइनस 9x। तो ये तो पूरा इक्वेशन 3 से डिविजिबल था, वो कर सकते थे, नहीं तो बाद में भी कर दीजिए। अब जो नॉन dy बाई डी एक्स वाले कोएफिशिएंट है वो इनको इधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा +9y और -3x स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -9y माइनस 3x +9y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 9x। अब इस डिवाइड बाई एक्स में और सिंप्लीफाई हो सकता है, चलो कर लेते हैं फिर। फाइनली इसको 3 से डिवाइड मार दो तो ये बनेगा 3y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3y, 3 से तो डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो फाइनली ये जो है ये वो मेरे पास dy बाई डी एक्स है। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए था, क्या चाहिए था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने अभी डिस्कस किया था जो dy बाई डी एक्स आया है आपको, उसमें जो आपका पॉइंट है 2,4 वो सेटिस्फाई करना था। तो बस सेटिस्फाई करिए, 3y मतलब 3 टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3x, तो 3 2 सा, चलिए 4 का स्क्वायर 16 में से 6 गया तो ये बचा 10, 12 में से 4 गया तो बचा 8। तो स्लोप जो आ रहा है मेरे पास ये आ रहा है 4/5। किसका स्लोप आया है, टेंजेंट का स्लोप आ गया है 4/5। अब टेंजेंट का स्लोप आते ही आप नॉर्मल का स्लोप निकालने चल पड़ो। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूँ मैं, ये आ गया 4/5। अब नॉर्मल का स्लोप एकदम सिंपल है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो आप क्या करो, टेंजेंट के स्लोप को रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/4 और साइन चेंज कर दीजिए। अब याद रहेगा इस मेथड को, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, क्या पढ़ा था हमने, दैट इज द 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट -1। ठीक है, तो साइन चेंज होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सिखा दीजिए। चलिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले मैं क्या दूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए था 4/5, ठीक है, और पॉइंट चाहिए था 2,4। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो मुझे स्लोप चाहिए -5/4, पॉइंट तो वही रहने वाला है 2,4। अब दोनों में ही हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्लोप आया है वो पुट करूँ 4/5 x माइनस x1 y माइनस y1। इस 5 को इधर भेज दीजिए और ये 5 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 4x माइनस 8। सभी को एक लाइन में लाइए, 4x माइनस 5y
-20 उधर जाएगा तो +20, तो -8 + 20 = 0। तो फाइनली जो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आई वो आई 4x + 5y + 2l = 0। तो ये है मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल निकालना है तो सेम वही y - y1 = m x - x1, इसको हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। ये इक्वेशन निकालने में काम आएगा, जिसमें जब आपके पास स्लोप और पॉइंट रहेगा तब। तो चलिए इसके अंदर पॉइंट पुट करता हूँ मैं। तो y - y1 = m x - x1। कुछ ज़्यादा चेंज होने से y m की वैल्यू चेंज हो जाती है। 4 को इधर भेजिए, 4y - 16 - 5x + 10, सबको एक साइड लाइए। 5x + 4y - 16 - 10 = 0। तो फाइनल जो इक्वेशन आई 5x + 4y - 26 = 0, ये आएगी आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। तो बहुत सिंपल तरीका है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डालिए, पॉइंट तो वही रहने वाला है। नॉर्मल की इक्वेशन निकाला तो स्लोप ऑफ नॉर्मल डालिए, इक्वेशन वही रहने वाली है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का। ठीक है, चलो तो इस तरीके से टेंजेंट नॉर्मल के सवाल को हल करना है, बहुत इजी रहता है। इसमें सवाल को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके भी देता है, कई बार आपको बोल देता है कि जो अपना टेंजेंट है वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो वहाँ से हम लोग उस लाइन का स्लोप निकाल कर अपने टेंजेंट की लाइन के स्लोप के लिए यूज़ करेंगे। और उसमें क्या करते हैं, कोई मिसिंग वैल्यू दे देता है, जैसे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए होंगे कई बार ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डेरिवेटिव एज रेट चेंज। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको बताया था अब जितना ज़्यादा सवाल सॉल्व करो उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो मैंने आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन ले लिया है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से समझा दूँ तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन हमें निकालना होता है दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में आपको, और उसके बाद एक क्वांटिटी का रेट चेंज दिया रहता है और मुझे दूसरे क्वांटिटी का रेट चेंज निकालना होता है। ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक स्पेरिकल सोप बबल के बारे में बताया है, इस एक्सपांडिंग सो डैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे रेडियस का रेट चेंज दिया है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रेट चेंज ऑफ रेडियस मतलब चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन कितना, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब मुझे रेट चेंज पूछा है सरफेस एरिया का। किसका रेट चेंज पूछा है, सरफेस एरिया। तो मुझे अब दो अलग अलग क्वांटिटी, सरफेस एरिया और रेडियस, इनके बीच में एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। और अगर मैं उस रिलेशन को डेवलप कर पाऊँ तो मैं क्या लिख पाऊंगा, एक पहले, फिर दोनों के बीच में रेट चेंज का भी निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं रेडियस और सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आपको मालूम है कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज, सरफेस एरिया कैन बी रिटन एज 4πr²। अब मैंने सरफेस एरिया और रेडियस के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर लिया है। अब बस मुझे इनका रेट चेंज निकालना है। कैसे निकालना है, इसको चुपचाप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। बताइए सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 4π हमारा कांस्टेंट है, रेडियस का रेट चेंज निकालना है तो r² का डिफरेंशिएशन होगा 2r dr/dt। ठीक है, सरफेस एरिया का रेट चेंज निकालना है व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस के बारे में बोला जब 5 सेंटीमीटर था तब का रेट चेंज डिस्कस करना है। तो चलिए इसके अंदर जो जो वैल्यूज है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास 4π तो एज इट इज रहेगा, 2r रेडियस कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर इंटू dr/dt, ये कितना है 0.02। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 0.02 ये हो जाएगा 0.2 इंटू 4 दैट इज 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आया आपका सरफेस एरिया का रेट चेंज।
तो इस तरीके से आप रिलेशन पहले निकालिए दो क्वांटिटीज़ के बीच में, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके आप उनका रेट चेंज निकाल सकते हैं। फाइनली सरफेस एरिया का रेट चेंज मुझे क्या मिल गया बताओ, 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो पाई की वैल्यू डाल के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज में कई बार ऑप्शन में पाई में नहीं भी दिया रहेगा, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अप्रॉक्सीमेशन। अब ये जो है एक फॉर्मूला अगर आप याद रख लोगे तो आपके सारे सवाल इस फॉर्मूले से हो जाता है। अगर मुझे किसी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच के फॉर्म में, अगर मान लीजिए वो लिख दूँ उसको मैं, ठीक है, ये ए और एच कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं आपको फंक्शन पे ए की वैल्यू निकाल कर और एच टाइम्स एफ डैश ए की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो इस रिलेशन की मदद से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन याद रखिए, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम एफ डैश ए। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल करेंगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू दी गई है और हमें पूछा है साइन 29 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू। तो अगर ये साइन 30 डिग्री दिया होता तब तो मेरा काम ही आसान हो जाता, मगर ये 30 डिग्री नहीं दिया है। ये कितना दिया है, 29 डिग्री और 30 मिनट, मतलब 29.5 डिग्री इसकी वैल्यू दी गई। 30 मिनट मतलब आधा डिग्री हो गया। अब 29.5 को मैं लिखूंगा 30 माइनस 0.5, ये है आपका ए और ये है एच। मुझे ए की वैल्यू ऐसे चाहिए जिस पे हमारे पास वैल्यू हो, जैसे साइन 30 की वैल्यू है तो हम उसको, अब आप इसको लिख सकते थे 29 प्लस 0.5, मगर फिर से आप फंस जाते हैं क्योंकि एफ ऑफ ए निकालने के लिए आपको ए की वैल्यू नोन होनी चाहिए। तो आप 29 डिग्री पे तो साइन की वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसके लिए मैंने इसको क्या किया 30 माइनस 0.5 लिखा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी चला के दिखानी पड़ेगी। तो ये इसको मैं लिखूंगा 30 माइनस 0.5, ये आ गया आपका फंक्शन। तो इसमें आप ए का वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, ए का वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री और एच का वैल्यू आ रहा है माइनस 0.5 डिग्री। इसके बाद कौन सा टाइप का फंक्शन है यहाँ पे, ये आपका साइन एक्स का फंक्शन है और आप साइन एक्स को इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लीजिए ताकि आप एफ डैश एक्स भी निकाल सको। तो ये आ जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाता है, कॉस एक्स। सबसे पहले आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर लेना है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स निकाल लेना है। डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान रहेगी। अब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आधे रास्ते पे तय हो गए हो। ठीक है, मुझे चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब इसमें अगर मुझे एक्स की जगह मैं ये डालूंगा तब मेरा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एफ ऑफ ए। तो एक्स की जगह ए वैल्यू डालनी मतलब 30 डिग्री डालना है। तो बताओ साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 इज हाफ, मतलब ये आ गया 0.5। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था। अब एफ डैश ए भी निकाल लो सर, एफ डैश ए, तो ये हो जाएगा cos 30 और आपको मालूम है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब 1.732 का हाफ, 1.732 का हाफ। कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 0.866 ये मैंने निकाल लिया आपको एफ डैश ए। तो एफ ऑफ ए और एफ डैश ए निकालने के बाद अब आप फॉर्मूले की तरफ बढ़ सकते हो। क्या था फॉर्मूला हमारा, बताइए क्या था फॉर्मूला। फॉर्मूला था एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम एफ डैश ए। अब यहाँ पे जो एच है वो डिग्री वाला नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, रेडियन। तो ये डिग्री वाला एच का वैल्यू नहीं चलेगा फॉर्मूले में, तो एच का वैल्यू रेडियन में चाहिए। तो बताओ आधा डिग्री, तो 1 डिग्री कितना रेडियन था,
तो आधा डिग्री कितना रेडियन होगा, तो इसका आधा करना होगा ना मुझे, तो बताइए आधा कितना हो जाएगा, 0.00875 कितना हो जाएगा, 0.00875। ये आया आपका एच का वैल्यू। तो आप एच का वैल्यू डिग्री में कभी यूज़ नहीं करोगे, तो आप एच का वैल्यू रेडियन में निकाल लेना। अब आप इसमें पुट कर सकते हो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ए कितना था आपका 30 और एच कितना था -0.5, ठीक है। चलिए एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 30 प्लस एच का वैल्यू आया था -0.00875 डिग्री। एफ डैश ए, तो एफ डैश ए का वैल्यू आया है, यहाँ पे मैं एफ डैश ए लिख देता हूँ, एफ डैश 30। चलिए अब जो जो वैल्यू हमने निकाली है इसके अंदर पुट करना है। ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 29.5, क्योंकि मुझे निकालना है, इक्वल्स टू एफ ऑफ ए कितना आया है वहाँ पे देख के बताइए, यह है 0.5 माइनस 0.00875। एफ डैश ए ये कितना आया है, यह आया 0.866। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और वो आपको 0.5 में से माइनस करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिखिए, उसके बाद उस 0.5 में से माइनस करिए, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। तो ये वाला पार्ट आप चाहे तो खुद से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी होगा यहाँ पे, ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम होता है। आता तो है 2 ही मार्क्स में, थोड़ा कैलकुलेशन बेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये एक सवाल ज़्यादा कैलकुलेटिव होगी, मगर जो सवाल एग्जाम में आएंगे वो थोड़ा ईजी रहेगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू को यहाँ लिखने का, और उसके बाद माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस रेड बॉक्स में लिखने से आपके पास साइन 29 डिग्री 30 मिनट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आप पहले ए और एच को आइडेंटिफाई करिए, फिर फंक्शन आइडेंटिफाई करिए, उसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर उसमें ए की वैल्यू डालकर वैल्यूज़ निकाल लीजिए, और फिर सारी चीज़ फॉर्मूला में पुट करते हैं, मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिएगा और 1-2 क्वेश्चन इसके टाइप के प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है वो हमारा है रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, ठीक है। दोनों ही टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो रोल्स क्या बोलता है, सबसे पहला उसने कुछ कंडीशन दी, अगर उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन ए टू बी। फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट बोला एफ एक्स मस्ट बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ए से बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बोला है कि जो एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी इसकी वैल्यू सेम आना चाहिए। अब इन तीनों कंडीशन के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के रिजल्ट पे मैं यहाँ पे इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि 1 मिनट, सॉरी, तो चलिए एक ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। उससे अच्छा मैं खुद ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए फंक्शन का वैल्यू ए पे जो आ रही है वही रिवर्स घूम कर बी पे भी आ जाए, तो ये ऐसे 2 पॉसिबल कंडीशन है, या तो एक ऐसा कंडीशन हो जाए या तो कुछ इस तरीके से हो जाए, ए पे जो फंक्शन का वैल्यू था वो बी पे फिर से आ जाए। ए पे जो वैल्यू है
वही फंक्शन की बी पे भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो और एफ एक्स कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल, कोई शार्प एज नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तब ऐसा एक कंडीशन ज़रूर आएगा, ऐसा एक कंडीशन ज़रूर आएगा जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, जो टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, 0 हो जाएगा। ऐसा एक कंडीशन जरूर आएगा, ऐसा एक पॉइंट सी जरूर आएगा। देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक ऐसा सी जरूर होगा, ऐसे 2 बार 3 बार भी हो सकता है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन सी वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू 0। ऐसा एक सी जरूर आएगा, कम से कम एक बार तो होना पड़ेगा, एक से ज्यादा बार भी ये हो सकता है यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो जो सी था वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ये रिजल्ट है, ठीक है। और सी कम से कम एक रहना चाहिए, एटलीस्ट वन सी होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा भी सी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब एलएमवीटी ने क्या कहा, ठीक है। अब एलएमवीटी कहता है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये 2 कंडीशन तो सही है। उसके बाद वो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ गया, उसको एफ डैश सी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर मैं एफ एफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं आ रहे, मतलब कुछ इस तरीके से कंडीशन है, नहीं बराबर आ रहा है, ऐसे ही फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला उसमें कि जो ए पे और बी से एक सीकेंड बनेगा, सीकेंड बनेगा ना, उस सीकेंड का स्लोप कितना होगा अगर मैं निकालूँ, तो वो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इस सीकेंड का स्लोप जो है वो एक ऐसा पॉइंट सी जरूर आएगा, एटलीस्ट वन सी, वेयर द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू दैट स्लोप ऑफ दिस सीकेंट। ये बोला एलएमवीटी ने, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि एक पॉइंट सी ज़रूर ऐसा होगा जहाँ पे इसका टेंजेंट जो है वो इसके सीकेंड के बराबर होगा, ठीक है। ये सीकेंड का स्लोप लिखा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ ऑफ बी मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट था वो एलएमवीटी का था, और ये वाला जो रिजल्ट है वो आपका रोल्स का रिजल्ट है, ठीक है। चलिए दोनों पे एक एक सवाल हो जाए और कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बारीकी से समझा जाए। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन की क्या चेक करनी है, 3 पॉइंट को चेक करना है। रोल्स थ्योरम ने 3 पॉइंट पे बोला है, क्या, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप क्योंकि जानते होंगे यहाँ पे जो साइन एक्स फंक्शन है और कॉस एक्स फंक्शन है वो दोनों ही क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। पता है साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, देखा आपने, कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल भी है। तो उनका जो सम ऑफ फंक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट तो हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा, y इक्वल टू 7, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मैं साइन एक्स, कॉस एक्स और 7 तीनों के बारे में बात करूँ तो तीनों ही कंटिन्यूस भी है, तो मैं लिख दूंगा एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कहाँ पे, 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये तो पूरा ही फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 0 से 2 पाई में भी कंटिन्यूस है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई, ओपन ब्रैकेट में डिफरेंशिएबल, तो क्लोज ब्रैकेट में भी है ही है, मगर ओपन ब्रैकेट बता दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेक करना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ 0 चेक करते हैं और एफ ऑफ 2 पाई चेक करते हैं। चलो चेक करते देखते हैं बराबर वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। एफ ऑफ 0, तो इसके अंदर 0 डालिए, तो साइन 0, कॉस 0 और 7 ऐड करिए, बताइए कितना हो रहा है, साइन 0 0, कॉस 0 1 और साइन 7 ऐड करते कितना आ गया 8। तो एफ ऑफ 0 आ गया 8। चलो 2 पाई पे चेक करते हैं, तो साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7, तो साइन 2 पाई 0, कॉस 2 पाई 1 और ये 7 दोनों मिला के हो गया 8। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई भी सेम आ गया, मतलब तीसरी कंडीशन जो थी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये इक्वल होना चाहिए, तो इसका सीन भी क्लियर है, ये इक्वल है,
ठीक है। अब क्या बोला है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, तो तीसरा एक पॉइंट सी जरूर ऐसा होगा, हाँ, तो 0 से 2 पाई में एक पॉइंट जरूर ऐसा सी है यहाँ पे, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट वो एफ डैश सी के बराबर होगा, सॉरी वो 0 होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए, 0। तो चलिए अपन सी की वैल्यू भी निकाल के चेक कर लेते हैं कि वो सी 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो वो हो जाएगा साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिख दूँ, आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो आना चाहिए आपको। साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, 7 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसके अंदर मैं सी पुट करूंगा, तो कॉस एक्स माइनस सी पुट करें तो एक्स के सी डालिए, कॉस सी माइनस साइन सी, अब इसको 0 पुट करते ही मुझे कॉस सी माइनस साइन सी, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन सी इक्वल्स टू कॉस सी। साइन और कॉस दोनों इक्वल कब होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 बार ऐसा पॉसिबिलिटी है, नहीं नहीं सिर्फ फर्स्ट में ही होगा। ये तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan सी फर्स्ट और थर्ड में होगा, ये कॉस इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, tan सी इक्वल्स टू 1, तो tan की वैल्यू 1, तो c की 2 वैल्यू आ जाएगी, कौन कौन सा बताओ बताओ, tan की वैल्यू 1 कब होती है, एक तो पाई बाय 4 पे होगी, और एक होगी आपके पाई प्लस पाई बाय 4 जो कि होता है 5 पाई बाय 4। आपने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि c की वैल्यू एक बार 45 पे जो है वो 1 आएगी, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है जो कि पाई प्लस पाई बाय 4 जो हो जाएगा 5 पाई बाय 4। तो c की वैल्यू कम से कम एक ऐसे आनी चाहिए थी जो इन दोनों के बीच में हो, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई, ऐसे तो आप देखोगे सी की कई सारी वैल्यूज होगी जहाँ पे tan की वैल्यू 1 होती है, आप जनरल सोल्यूशन लिखना जानते हो, मगर ऐसे 2 वैल्यूज जरूर है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया था, 0 आया था। तो यहाँ पे हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया, सी की वैल्यू भी हमने निकाल ली, दो सी की वैल्यू निकाली है जो कि इन दोनों के बीच में है, तो मैं बोलता कम से कम एक तो होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 वैल्यू लाई कर रही है जो 0 से 2 पाई के बीच में है। क्लियर है, चलिए अब आगे LMVT के ऊपर भी एक सवाल हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो आप देख सकते हो 3 लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। और आप क्यूबिक इक्वेशन का भी ग्राफ जानते हो कि एक जो क्यूबिक इक्वेशन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। तो चाहिए तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ताकि आप एफ डैश एक्स आसानी से निकाल सको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई करिए, x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना चालू किया, माइनस 9 प्लस 9x माइनस 6। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, 9 तो 11x हो जाएगा, और माइनस 6 एज इट इज़। ये आ गया आपका फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इस क्यूबिक इक्वेशन के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करूँ तो आपको पता है पहले 2 कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन जो होता है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा 0 से 4 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट, और ये डिफरेंशिएबल भी होगा 0 से 4 में, ठीक है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी बात बोला उसने कि जो स्लोप है पॉइंट सी पे वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आपको पता है बी का वैल्यू दिया है 0 और ए का वैल्यू दिया है 4, तो अब मैं 0 और 4 पुट करके ये एफ डैश सी निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए तो मैं आप सबसे पहले 4 पुट करें, तो आप चाहे तो इसमें पुट कर लीजिए,
चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जो आपको सिंपल लगे। ये ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर 4 पुट करिए, 4 माइनस 1, हाँ 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, माइनस एफ ऑफ ए 0 पुट करिए। अब 0 पुट करिए तो अब इसमें ज़्यादा आसान है 0 पुट करना, इसी को सिंप्लीफाई करके लाया है। 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 अपॉन बी माइनस ए, मतलब 4 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इज 4, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। तो एफ डैश सी का वैल्यू कितना आ गया, एफ डैश सी का वैल्यू कितना आ गया 3। अब मैं एफ डैश सी निकालूंगा, तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसमें सी पुट करूँ तो एफ डैश सी आ जाएगा। तो बताइए, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इस +3 को इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे दो c आएगा, हो सकता है एक c जो है वो 0 से 4 के बीच में ना हो और दूसरा c जो है वो 0 से 4 के बीच में होगा। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वो जो c आया है वो 0 से 4 पाई के बीच में लाई कर रहा है और मेरा रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो क्योंकि मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाई जो है वो नहीं होगा फैक्टराइजेशन से, तो फॉर्मूला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो c का वैल्यू, चलिए इसके लिए नया पेज ले लेते हैं, 3 12 8, 3² माइनस 12c प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो पहले होता है माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 3 2 हो गया 6, 12 प्लस माइनस 144 माइनस, ठीक है, 4 3 12, 12 8 96। ठीक है, अब माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 12 प्लस माइनस अंडर रूट, इधर 4 बचा और इधर 44 बचा, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 6। ठीक है, थोड़ा सा रह गया कम। अब अगर मैं 49 होता तो इसका आंसर आता जैसे 7। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान देंगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये फैक्टराइज हो रहा है। तो चलो फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4 1 2 12। ठीक है, या तो फिर आप लिख लीजिए 16 3 16 का रूट आपके पास से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 12 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 6। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 2 कॉमन हुआ, तो इधर 2 कॉमन गया तो कितना बचेगा 6, क्या बचेगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3। ठीक है ना, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, सही है ना। अब सेपरेट डिवीजन करिए, सेपरेट डिवीजन करो तो 6 को 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2/3√3। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को आप c की वैल्यू में ले सकते हो। अगर मैं c की 2 वैल्यू लो, एक तो 2 प्लस आ रही है और एक तो 2 माइनस आ रही है, तो जो 2 प्लस वाली आएगी उसमें अगर आप इससे इनटू करोगे तो मुझे लगता है कि ये 4 से बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे c की एक ही वैल्यू लाया करेगी, c इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3। तो ये एक c की वैल्यू है जो 0 से 4 पाई के बीच में है, और जहाँ पे स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ
सीकेंड के बराबर हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ा सा अतरंगी आया, कोई बात नहीं, ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स थे वो रूट इरेशनल नंबर आ रहा था। ठीक है, चलिए अब एलएमवीटी भी कर लिया, रोल्स भी कर लिया। सेकेंड लास्ट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सवाल आएंगे, वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक फंक्शन दिया रहता है, बोलता है, अब वो फंक्शन तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नेचर में रहता है, बोलता है कि आप पता करिए किन एक्स की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किन एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो आप अगर फंक्शन आपके पास दिया हुआ है तो आप क्या करिए, एफ डैश एक्स निकालिए। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा जिन एक्स की वैल्यूज़ के लिए, उन एक्स की वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, किन एक्स की वैल्यूज़ के लिए वो नेगेटिव आ रहा है वो पता कर लीजिए, उन वैल्यूज़ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव करके इंक्रीजिंग वैल्यूज़ निकालेंगे और नेगेटिव करके डिक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है, अब एफ डैश एक्स क्या है तो वो देखना है। तो एक सवाल आ गया है यहाँ पे, इस फंक्शन में हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही पता करना है, किन एक्स की वैल्यूज़ के लिए इंक्रीजिंग है, किन एक्स की वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। तो मैंने सबसे पहले बोला कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो फंक्शन लिखा और डिफरेंशिएट किया। तो अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही करना चाहता हूँ, कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 12 टू ज़ा 24x माइनस 144, x का तो 1 हो गया और 13 का 0। अब क्या बोला मैंने, एफ डैश एक्स को क्या कर दीजिए, इंक्रीजिंग के लिए, फर्स्ट कंडीशन इंक्रीजिंग था, उसको ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो एफ डैश एक्स को और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, मैं यहीं पे सिंप्लीफाई करता हूँ। चलिए क्या होगा, 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 8x माइनस, इसमें कॉमन आ रहा था क्या, हाँ कॉमन आ रहा है, 3 कितना सा 12, 3 4 सा 12, 2 कैरी 3 8 सा 24। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, 48 लिखा हुआ है, कितना 16 3 सा 48, नहीं, कोई दूसरा फैक्टर, 3 को 10 भेजो तो वो तो 0 हो गया, x² माइनस 12 4 सा 12x प्लस 4x, इन दोनों का सम जो है वो -8x आना चाहिए, आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट -48 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। इंक्रीजिंग के लिए कर रहा था, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, फैक्टराइज कर रहा हूँ बस, जो कि आप सिंपली जानते हो ऑलरेडी, आप क्लास 10th के बच्चे भी फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लेते, 8th में भी फैक्टराइजेशन चीज़ है, x कॉमन लिया तो x माइनस 12, 4 कॉमन लिया तो x माइनस 12, तो दो फैक्टर्स आए, एक आया है x माइनस 12 और दूसरा आया है x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैं यहाँ से फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 किया है मैंने। अब आप इसको वेवी कर्व से अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए, एक आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, इस नंबर लाइन पे इसके दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4, यहाँ ये इनफाइनाइट होगा, ये होगा माइनस इनफाइनाइट। अब उसके बाद पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे आप दोगे पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन नेगेटिव, फिर अल्टरनेट साइन पॉजिटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव देते जाओगे, क्योंकि इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव साइन वाला चाहिए मुझे। तो बताइए x की किन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये लिखा है माइनस इनफाइनाइट से लेके -4 तक, यूनियन 12 से लेके इनफाइनाइट। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, क्लियर है। अब यही सवाल अगर डिक्रीजिंग का होता तो मैं एफ डैश एक्स को नेगेटिव करता, सिंप्लीफाई करता, तो यहाँ तक पहुँचता मैं x माइनस 12 x प्लस 4 इज लेस देन 0, और जब मैं इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करता सेम बनेगा, सेम -4 और 12, बस आपको इस बार नेगेटिव वाला लिखना पड़ता,
ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देना है, बहुत सिंपल, पीछे से पॉजिटिव फिर अल्टरनेट नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसको वेवी कर्व में सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा आपको याद भी होगा। तो एक्स की किन वैल्यू के लिए नेगेटिव है, -4 से लेकर 12, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सवाल करने हैं, सिंपल है। आप पहले एफ डैश एस को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 फैक्टर आएंगे, दोनों रूट्स को प्लॉट कर लीजिए नंबर लाइन पे, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ नेगेटिव है वहाँ डिक्रीजिंग। 3 मार्क्स अब भी आपके कंफर्म, ठीक है। चलिए, वन एंड लास्ट टॉपिक, मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, तो मैं आपको एक वर्किंग रूल दे देता हूँ, उस वर्किंग रूल के हिसाब से अगर आप मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, हर सवाल को उसी तरीके से करना है। चलिए, क्या है वर्किंग रूल, फिर से आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप फंक्शन को लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, जब आप डिफ्रेंशिएट करके 0 किए तो एक इक्वेशन बनी होगी, उस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लीजिए, वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लीजिए। फिर चौथा पॉइंट, फिर से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए। पांचवा पॉइंट, वो जो डबल डैश पे आपकी वैल्यूज आई थी एक्स की, लेट्स से इसकी 2 वैल्यू आई, एक x1 और एक x2, उसको पुट करिए और वैल्यूज निकालिए फिर से फाइनल वैल्यूज। और अगर मान लीजिए fx1 पॉजिटिव आ रहा है तो x1 जो है वो मिनिमा अटेन करेगा, क्या अटेन करेगा, और x2 पे मान लो नेगेटिव आ रहा है तो x2 पॉइंट क्या अटेन करेगा, मैक्सिमा। अब जो x1 x2 आया है उसको fx में डाल दीजिए, 6th पॉइंट, fx1 एंड fx2, तो जब मिनिमा अटेन किया था तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, और जब मैक्सिमम अटेन किया था तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, रेस्पेक्टिवली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप हर सम को मैक्सिमम मिनिमम वाले के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, अभी आपने स्क्रीन पे देखा था, उस एग्जांपल को अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं इसी स्टेप से करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, फंक्शन को लिख लो, लिख लिया। अब कई बार प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में रहती है, तब फंक्शन को बनाना पड़ता है, तो आप बना लेना उस प्रॉब्लम को रीड करके। चलिए, तो यहाँ पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड स्टेप में, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं। कितना आएगा, 6x² 21 2 ज़ा 42x प्लस 36। अब उसके बाद क्या कहा था, एफ डैश एक्स को 0 कर दीजिएगा। तो एफ डैश एक्स को 0 करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 0 करना होगा, 6x² माइनस 42x प्लस 36, पूरी इक्वेशन 6 से डिविजिबल है, कर दो, 6 7 ज़ा 42, 6 6 ज़ा 36। इसके फैक्टर्स निकाल दीजिए, x माइनस 6 x माइनस 1। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है, अगला पॉइंट यही था ना, x की वैल्यूज निकाल लीजिए, एक आ रही है 1 और एक आ रही है 6। नेक्स्ट स्टेप था f डबल डैश x निकाल लीजिए। आप स्टेप्स अगर ध्यान से देखते जाइए, एक एक स्टेप को करते जाइए। fx था, डिफरेंशिएट करके 0 किया, x की वैल्यू निकाला, अब डबल डैश x पे पहुंचे हम लोग, ठीक है। तो डबल डैश x निकालते हैं अब, डबल डैश x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा, 12x माइनस 42, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में था डबल डैश एक्स में वो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करके चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव कब आ रहा है। तो चलिए, अब सबसे पहले मैं एफ डबल डैश एक्स में 1 डालूंगा, फिर एफ डबल डैश एक्स में 6 डालूंगा। चलो 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 42 दैट इज माइनस 30 विच इज नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 अटेन मैक्सिमा, मतलब x की वैल्यू जो है 1 पे मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी फंक्शन की, ठीक है। अब x के लिए 6 डालिए फंक्शन में, 6 7 ज़ा सॉरी 6 12 ज़ा, वही मैं बोला क्या हुआ,
72 माइनस 42 दैट इज प्लस 30 विच इज पॉजिटिव, मतलब x इक्वल्स टू 6 जो है वो क्या अटेन करेगा, मिनिमा। अब चलिए करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइनली आपको fx में डालनी है, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल लीजिए, ये हो जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। ठीक है, चलो बताइए 2 में से 21 गया तो माइनस 20 माइनस 19 है ना, और माइनस 19, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये दोनों बहुत इजी वैल्यू है, तो माइनस 41 और 41 में से 2 गया तो बचेगा 39 माइनस 39 प्लस 36 यार है -3, तो -3 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या डालना है, इस बार एक और पेज ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू, तो अब फंक्शन की वैल्यू 6 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 6 का क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 216 बराबर है, कितना हो जाता है 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 6 सा 36, 6 से 18 प्लस 3 सही है, माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। चलिए कैलकुलेट करिए, 216 का डबल कितना हो जाएगा 432 माइनस 21 इंटू 36, ठीक है, 21 सिक्सा तो कितना हो जाएगा 120 और 126, तो 6 लिखा 120 मतलब 12 कैरी, 21 3 ठीक है ना, तो 2 3 6, 63 आ रहा है, 63 और 12 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 575 756 36 6 ये हो जाएगा वापस से प्लस में ना 216 और माइनस 20। सारे प्लस वाले को सम कर लीजिए और सारे माइनस वाले को भी सम कर लीजिए, ये दोनों प्लस वाले में है तो इनको सम करिए, 6 2 8 3 1 4 4 2 6, माइनस वाले को सम करिए 776। अब 776 में से 648 माइनस कर दीजिए, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, आपके पास 6 में से 6 गया तो ये -28 आ रहा है, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है, कुछ गड़बड़ कर दिया था मैंने, हाँ 6 में से 4 गया तो ये -128 होगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो देयरफॉर the minimum value of the function is -128 and the maximum value of the function is -3 at the point respectively। जो भी पॉइंट आपके पास है 6 पे आपका मिनिमम आ रहा है, 1 पे आपका मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम के सवाल आते हैं। तो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है, जो कि आपने पहले देख लिया था स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है और ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, हर साल एग्जाम्स में आते भी ऐसे क्वेश्चंस। क्या दिया हुआ है, एक वायर है जो 36 मीटर लॉन्ग है और इसको बेंड करके रेक्टेंगल बना रहे है ना, और बोला है डायमेंशन ऑफ द, क्या करना है, फाइंड इट्स डायमेंशन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। जिस वर्ड के आगे मैक्सिमम है वही आपका फंक्शन है, तो किसको मैक्सिमम करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो आपका फंक्शन बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, पहले आपके पास 2 पैरामीटर है, जब आप वायर को मोड़ोगे रेक्टेंगल में तो आपके पास 2 पैरामीटर आएंगे, एक आएगा लेंथ, तो लेट कर लेते, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी x एंड y, लेंथ और ब्रेथ को x और y ले लिया, तो पेरीमीटर दिया, मतलब जब आप वायर को बेंड करोगे तो क्या होगा, पेरीमीटर ही तो आएगा ना, वो पेरीमीटर इज गिवन बाय 36, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 36
जिधर से मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 18 और फाइनली y की वैल्यू मिल गई 18 माइनस एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? फंक्शन है हमारे पास, किस वर्ड के आगे मैक्सिमम लिखा है वो हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा लेंथ आपका तो x है मगर ब्रेथ है y। अभी फंक्शन में वेरिएबल y भी आ गया, ये दिक्कत है। तो इस y को एलिमिनेट करिए, आपके पास एक और कंडीशन दी थी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना है? 18 माइनस एक्स। ये आ गया आपका फंक्शन। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हो, 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका फंक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बोला था कि आप फंक्शन निकालिए, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में निकालना होगा fx। उसके लिए इतना तामझाम करना पड़ेगा, दो कंडीशन हमेशा दी रहेगी, एक से आपको वेरिएबल एलिमिनेशन मिलेगा, दूसरे को वर्ड के आगे मैक्सिमम मिनिमम लिखा रहेगा, उस मैक्सिमम मिनिमम वही आपका फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन तो आ गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप है इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये 18 माइनस 2x, इसको 0 करो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 18 माइनस 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से 9 आ रही है। अब ये 9 मैक्सिमम अटेंड करेगा कि मिनिमा, वो चेक करेगा, मुझे डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो चलिए फिर से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो चुका था, ये वाला है ना फंक्शन डिफ्रेंशिएशन f डैश x। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूँ f डबल डैश x, तो ये आ रहा है -2, जो कि पहले से ही नेगेटिव है। तो मतलब x जो भी आएगा वो मैक्सिमम ही अटेंड करेगा, मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही होगा, मिनिमम वैल्यू होगा नहीं, मैक्सिमा। फाइनली आपको मैक्सिमम क्या पूछा था, क्या डायमेंशन रखना है कि ये मैक्सिमम रेक्टेंगल बना दे। तो x की वैल्यू 9, तो x 9 है तो y निकालिए। y इज इक्वल टू कितना होगा? 18 माइनस 9 दैट इज 9। तो अगर आप इसका लेंथ और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर है तो 9 यूनिट मीटर रखोगे, यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हो 9 मीटर 9 मीटर का यूनिट का अगर आप इसका लेंथ और ब्रेथ रखोगे तो जो एरिया बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आते हैं मैक्सिमम मिनिमा के और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और सारे टॉपिक के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन कराया। हर टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन पे बोलिएगा। और जल्दी मिलते हैं हम लोग इसके CET क्लास में, जिधर हम लोग बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे। सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।